वालेकुम नाज़रीन, PSL 11 स्पेशल ट्रांसमिशन प्लेफील्ड के तहत सच टेलीविजन पर आप देख रहे हैं। मैचेस का आगाज़ दोबारा से हो गया, एक दिन का गैप हुआ, लाहौर वापस आ गई लीग और लाहौर के मैचेस का आगाज़ हुआ। डबल हेडर भी हमने देख लिया, बड़े शानदार तरीके से मैचेस हुए और फ़खर जमान ने सेंचुरी मुकम्मल की बड़े शानदार तरीके से और 51 बॉल्स पर की, 52 पर बाबर आजम ने की थी, 51 पर फ़खर ने कर दी। फ़खर जमान ने बड़ी अच्छी एक इनिंग खेली और 200 नहीं कर पाया लाहौर, क्योंकि पूरी बैटिंग में सिर्फ फ़खर जमान ही ब्लिंक कर रहे थे बेहतर तरीके से। बाकी उनके पास बैटिंग का काफ़ी लंबा चौड़ा फुकदान है। मोहम्मद फ़ारूक ने अपना पहला मैच जब खेला तो बड़ी अच्छी इनिंग लगाई उन्होंने और बड़े शानदार 50 रन किए। सारे कहने लग गए जैसे हमारे यहाँ होता है कि एक और बहुत बड़ा हीरा मिल गया। जैसे हमने नईम को देखा, नाफे को देखा था, हैदर को देखा था, तो हमने कहना शुरू कर दिया था ओहो इससे बड़ा तो टैलेंट कोई है ही नहीं पाकिस्तान में। और वो जो टैलेंट रुलता रहा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उसकी कोई बात ही नहीं करता रहा। आज आपको कहीं भी हुरैरा दिखाई नहीं दे रहा, कामरान गुलाम कहीं बेचारा दिखाई नहीं देता आपको। इसी तरह लातादाद खिलाड़ी जो डोमेस्टिक की नज़र हो गए हैं, उनके भीड़ चढ़ गए, वो आपको कहीं दिखाई नहीं देते। बहरहाल अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब जब थे डायरेक्टर पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट, तो उन्होंने काफ़ी कोशिशें की कि इस सारे स्ट्रक्चर को फैला दिया जाए और काफ़ी फैला स्ट्रक्चर। पूरा साल डोमेस्टिक क्रिकेट मसरूफ़ रही और पूरा साल क्रिकेटर्स खेलते रहे। बड़े क्रिकेटर्स डोमेस्टिक में जाने से कतराते रहे और उनका कुछ इंटरनेशनल शेड्यूल भी ऐसा था कि वो जा नहीं सकते थे। बाकी जहाँ उन्हें शेड्यूल के बाद मौका मिलता था, या तो वो रेस्ट लेते थे, चूँकि एक मुसलसल खेल है, रेस्ट भी ज़रूरी है, या फिर वो कोई T20 लीग का हिस्सा बन जाते थे। लेकिन डोमेस्टिक जो 4 डे है, जिसको हम बार बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करते हैं, वहाँ जाने से थोड़ा कतराते थे बड़े खिलाड़ी। इसका बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट को। मोहम्मद रिजवान बतौर कप्तान 8 के 8 मैचेस में हमें कहीं दिखाई नहीं दिए, बड़ी बुरी कारकर्दगी रही। उनसे एक सवाल किया गया जिस पर मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी बात की और उससे पहले भी मैंने बार बार ये कहा है कि हम बतौर जर्नलिस्ट ये डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते कि आपने रिटायर होना है, आपने नहीं होना। ये जस्टिफिकेशन, ये जजमेंट, ये हम नहीं दे सकते। खिलाड़ी का इस्तेहकाक है वो ना हो रिटायर, 50 साल तक ना हो, 60 साल तक ना हो, खेले। पैट सिमकॉक्स आपके सामने मिसाल है, आपके सामने बरतानिया के शानदार जिमी एंडरसन बॉलर है, स्टुअर्ट ब्रॉड 37 साल तक खेलते रहे हैं बतौर बॉलर। ये सारे खिलाड़ी अभी तक खेल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, किसी ने कुछ नहीं कहा है कि आप रिटायर हो। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला उनका अपना था, कोई दबाव नहीं था। दुनिया भर में ऐसा ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ ज़रा एक नई रीत है। इस वक्त रिजवान का थोड़ा बुरा टाइम चल रहा है। मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पे बार बार सिर्फ तनकीद करना, उससे बेहतर है कोई कंस्ट्रक्टिव बात कर लें। ज़रा बात करके देखते हैं कि रिजवान के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है। ये वही रिजवान है 2020 के बाद से बाबर रिजवान का सूरज बहुत ज़बरदस्त तरीके से आसमान पर चमकता रहा और 2023 तक, हम कह लें 2023 के अवाइल तक, ये मामला बहुत शानदार रहा। 2023 में फिर मामलात ख़राब हुए और हमने देखा कि एशिया कप से वो मामलात ख़राब हुए, जिसके बाद वर्ल्ड कप वनडे का था, वहाँ गए, टीम तितर बितर हो गई, कप्तानों की दौड़ लग गई और टीम उठना। इसी दौरान बाबर आजम और रिजवान उनकी परफॉर्मेंसेस डिक्लाइन का शिकार हो गए। जाहिर है इंसान है, ज़हनी तौर पर दबाव लेते। इस वक्त क्या करना चाहिए, कैसे बेहतर करें? एक खिलाड़ी है हमारा बड़ा टॉप का, हमें उसको क्या मशवरा देना चाहिए इन सारी चीज़ों पर? PSL पर पाकिस्तान की टेस्ट टीम अनाउंस हुई है, उस पर भी कुछ बात करेंगे। मोहम्मद नवाज़ के हवाले से खबरें आई हैं, डूप टेस्ट को लेकर। इतने बड़े, इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, डोपिंग का हिस्सा बन जाएंगे और उसके मसाइल में फंस जाएंगे तो जूनियर्स क्या करेंगे? खुद में बड़ा मसला है। क्या खबर है, कैसे हुआ, क्या चीज़ है, इस पर भी बात करेंगे। एक लंबे अरसे के बाद हमें हमारे बड़े शानदार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत शानदार नाम है उनका स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, यंग डायनामिक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं अरफा फिरोज़ ज़की, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अरफा, थैंक यू सो मच, आपने आज वक्त निकाला शो के लिए। साथ ही साथ फ़हद लियाकत, बड़े शानदार साबिक क्रिकेटर भी हैं, बड़ा बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, उसके साथ साथ क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, हमारा तो रेगुलर पैनल भी है। बहुत शुक्रिया फ़हद, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अरफा, मोहम्मद नवाज़ वाली ख़बर अभी अभी आपने खुद ही दी, तो ज़रा बताएं क्या खबर है? इतना सीनियर खिलाड़ी डोपिंग के मामलात पर नज़र ना रखता हो, ये तो बड़ी अजीब बात है। हमारे खिलाड़ियों में इतनी अवेयरनेस नहीं है इतनी साल क्रिकेट खेलने के बाद। जी बिल्कुल अरसलान, एक अनफॉर्चुनेट बात है कि नाम उनका जो है वो एक डोपिंग के लफ्ज के साथ जो है वो जोड़ा गया है। अभी ये जो स्टोरी है वो अभी शुरू है, इसमें इसमें ये इनिशियल स्टेजेस पर है, डेवलप हो रही है।
फिलहाल ये स्टोरी क्योंकि पाकिस्तान में से किसी ने नहीं दी, ये एक गैर मुल्की जर्नलिस्ट ने दी है, और उनकी तरफ से जिस तरह से स्टोरी लिखी गई उसमें यही एक तासुर आ रहा है कि ये आईसीसी की तरफ से उन्हें बताया गया, पीसीबी की तरफ से नहीं बताया गया। जो उनकी स्टोरी है उसके मुताबिक ड्यूरिंग द T20 वर्ल्ड कप जब मोहम्मद नवाज का टेस्ट लिया गया, डोपिंग टेस्ट लिया गया, तो वो पॉजिटिव साबित हुआ है, और उसमें उन्होंने रिक्रिएशनल ड्रग का जो वो इस्तेमाल किया है नाम, इसका मतलब है कि ये ड्रग कोई इस तरह का नहीं है जिससे आपकी स्टेमिना ज्यादा होता है या आपकी जो एक स्पोर्ट्समैन कैरियर है उसको जो इसमें थोड़ा सा एक पुश मिलता है, ये वो वाला ड्रग नहीं है, ये रिक्रिएशनल ड्रग है, इसका नाम जो वो इस्तेमाल किया गया है। और इसी हवाले से जो आईसीसी ने जो रिपोर्ट, चूंकि वो पॉजिटिव आई है, तो वो अब पीसीबी को दे दिया और पीसीबी अब इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ये डोपिंग टेस्ट का नहीं है, ये रिक्रिएशनल ड्रग का जो है उस नाम इस्तेमाल किया है, तो थोड़ा सा ये डिफरेंट है। अब हमें इंतजार करना होगा कि पीसीबी इसमें क्या अपनी इनपुट लेता है। जाहिर सी बात है मोहम्मद नवाज से भी इस पे एक्सप्लेनेशन जो है वो ली जाएगी, पीसीबी जो है वो अपनी जो उनकी मेडिकल टीम है वो भी इस पे कोई रिपोर्ट पेश करेगी। तो फिलहाल ये डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन वी रियली होप कि ये ना इस तरह से एक हाईलाइट हो या मोहम्मद नवाज के खिलाफ ये स्टोरी है, क्योंकि मोहम्मद नवाज जाहिर सी बात है ही इज नॉट ए जूनियर प्लेयर, वो काफी सीनियर प्लेयर है, कई सालों से पाकिस्तान का क्रिकेट टीम का हिस्सा है, और काफी यंगस्टर्स जो हैं वो लुक अप टू करते हैं, उनकी तरफ देखते भी हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक आइकॉन भी आप कह लें, काफी अरसे से ऑलमोस्ट हर ही पिछले कुछ T20 वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप्स का वो हिस्सा भी रह चुके हैं। तो ये मोहम्मद नवाज के वी रियली होप के खिलाफ ना है, लेकिन चूंकि ये अभी डेवलपमेंट स्टोरी है, अभी हो रही है डेवलप, तो इस पे फिलहाल कमेंट ज्यादा करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं रहेगा। अच्छी बात है अरफा, हम लोग जाहिर है हम लोग जर्नलिस्ट हैं और बड़े तरीके के साथ जिम्मेदारी के साथ इन चीज़ों पर, अभी डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन चूंकि मेरा ये खदशा है कि अगर खुदा न खास्ता आगे जाके मामलात कुछ टेढ़े होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं, जैसे फ़ख्र का मामला, हमने शुरू में बिल्कुल इस पर बड़े लो पेस पर बात की, क्योंकि हमें पता था जब तक मामलात फाइनल नहीं होते टैंपरिंग को लेकर, बाद में अंदाज़ा हुआ कि जी ये मामला हो गया है, तो हमने उस पर बात की कि इतना सीनियर खिलाड़ी अगर करेगा तो फिर जूनियर्स पर क्या असर पड़ेगा। और बड़ा ख्याल, इतना सीनियर खिलाड़ी होता है, फहद आप क्रिकेटर हैं, मैं वैसे इससे हट के बात करूं मोहम्मद नवाज से, एक सीनियर क्रिकेटर होता है, बोर्ड के पूरी एक टीम, एक स्टाफ होता है, आप जूनियर लेवल से खेलते हुए आ रहे हो, अंडर 19 से आपकी ग्रूमिंग हुई होती है, काउंटी आपने खेली हो, दुनिया भर की लीग्स आपने खेली, वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इवेंट आपने खेला, पाकिस्तान टीम का आप हिस्सा रहते हैं, तो डोपिंग के मामला ना पता हो क्या राइट है क्या रॉन्ग है ये ना पता हो, ये मैं मानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि खुद से अगर कोई मेडिकेशन ले ली है, किसी के कहने पे फूड सप्लीमेंट हैं जो ममनुआ, उसमें अक्सर चीज़ें होती हैं, पाए जाते हैं अज्जा, वो ले लिया है जो नहीं पता, तो बेहतर है आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ले लें। जी इस्लाम भाई, बात यह है कि बीइंग अ क्रिकेटर अगर मैं बात करूं तो आप ये देखें यार, क्रिकेटर भी इंसान होता है, वो कोई मतलब ये है कि फरिश्ता तो होता नहीं है। और फिर आजकल की क्रिकेट को जितना इन्होंने स्क्वीज कर दिया है प्लेयर्स के लिए, मतलब क्लास्ट्रोफोबिक कर दिया हुआ है। आपको पता ही है ना, कोई होटल से बाहर जा सकता है ना होटल में आ सकता है। देखिए ये एक स्पोर्ट्स है, कोई जंग तो है नहीं है, ना ये कोई मेरीन्स है ना कोई फौजी हैं, दे क्रिकेटर्स, दे प्लेयर्स। तो सम टाइम कोई डिप्रेशन ऐसा आ जाता है या सम टाइम हो जाता है ऐसी चीजें। प्रीवियसली भी काफी सारे आपको पता ही है ये प्लेयर्स के साथ हुआ है, हु वर लाइक ग्रोन अप वंस। और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं इस पे यही कह सकता हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली अंदर की चीजों को जानता हूँ जो इस तरह मैं टीवी पे एक्सप्लेन कर नहीं सकता हूँ इस मामले को। बिल्कुल ठीक लेकिन है। अभी रिपोर्ट आएगी मजीद और नजर आएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो फिर ही कुछ चीजें क्लियर होएगी। बट अफसोस है, मैं यही कह सकता हूँ, लेकिन अगेन ही इज अ ह्यूमन और देयर इज ऑलवेज अ ह्यूमन एरर। ठीक बात है, उसकी गुंजाइश होती है। अब आएंगे ज़रा हम बात करेंगे, एक टीम है रावलपिंडी, ज़रफ़ा आपने भी देखा, हम भी देख रहे हैं, मैचेस कवर भी कर रहे हैं, चीज़ों पर बात भी कर रहे हैं, बहुत सारे मैचेस हारे। रिजवान की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, उनके कंधे भी झुके हुए थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, उनकी ज़बान, उनके अल्फाज बता रहे थे कि जाहिर है कोई आदमी खुश तो नहीं हो सकता कि वो कप्तानी कर रहा हो, 8 मैचेस हार जाए तो ये तो नहीं कह सकता मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा अच्छा हो रहा है, मुझसे नहीं। उसने कहा ठीक है मुझसे नहीं हो रहा, और मैं तो कई बार रेकमेंड भी किया है, हारिस तक को रेकमेंड किया है कि अगर बेहतर खेल रहा है तो उसको खिलाएं। मुझे ज़रा ये चीज़ समझने की है आपसे, ठीक है अगर कप्तानी नहीं हो रही तो आप नहीं समझते थे कि थोड़ा सा रिजवान 1-2 मैचेस में रेस्ट भी ले सकते थे? थोड़ी ये कहीं गलती हो गई रिजवान से, रेस्ट ले लेते, किसी और को
कैप्टनसी करवाते, ज़रा सोचते, नई फ्रेश सोच के साथ एक दो मैचेस में वापस आते और फिर दोबारा से कैप्टनसी करते, शायद नया रिजवान भी दिखता। देखिए मोहम्मद रिजवान इस तरह के प्लेयर हैं कि जो जब अच्छा भी कर रहे थे, जब अपने पीक फॉर्म पर भी थे, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नंबर 1 वो बैटर बने हुए थे, तो तब भी उनके नाकदीन और हेटर्स उन पर जो है वो तनकीद के बुछाड़ जो है वो करते थे। तो अब तो उन पर बुरा टाइम चल रहा है। अब तो ये हेटर्स को या नाकदीन को मौका मिल गया कि वो रिजवान पर खुल के जो है वो अपनी नफरत का इजहार कर रहे हो, वो कर भी रहे हैं। वो कोई मौका नहीं छोड़े, वो यहाँ तक ले आए कि इनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, अपना कैरियर ही जो है वो खत्म कर लेना चाहिए। लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि ये पहली बार नहीं है कि मोहम्मद रिजवान पर इस तरह का एक सिनेरियो आया है, इस तरह का उनकी कैरियर पर डिप आया है। इससे पहले भी कई बातें हो चुकी हैं, यहाँ तक कहा जा चुका है कि ये T20 का प्लेयर ही नहीं है, ये तो छक्का ही नहीं मार सकता, ये बाउंड्री से बाहर इसकी बॉल जो है वो जा नहीं सकती। ये तब कहा गया था जब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अभी आए नहीं थे, अभी तक वो PSL में अपने उन्होंने पंजे गाड़े नहीं थे, अभी उनको मौका ही नहीं ठीक तरह मिला था। तो पहली उन पर एक छाप लगा दी गई थी कि ये छक्का नहीं मार सकता, लेकिन उन्होंने फिर प्रूव किया अपने आप को, और उस ओपनिंग प्लेयर एज एन ओपनर अपने आप को प्रूव किया जो उन्होंने पहले कभी किया नहीं हुआ था। और फिर 2020 से लेकर आप 2023-24 तक भी अगर आप देख ले तो मोहम्मद रिजवान ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम बाबर आजम के हवाले से बहुत ज्यादा बात करते हैं कि ही इज नंबर 1, ही इज द किंग, लेकिन एक्चुअली अगर आप रन स्कोरिंग पे जाएं तो मोहम्मद रिजवान के बेहतर ODI और जो T20 रन है उनकी रेशियो बाबर आजम से बहुत बेहतर है, और उनकी ICC की रैंकिंग भी बाबर आजम से बेहतर रही है। तो देखिए, अगर चढ़ाव और उतार जो है ये तो पार्ट ऑफ कैरियर है, लेकिन अब मोहम्मद रिजवान को क्या रेस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये भी अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं ये आपको बताऊं कि मोहम्मद रिजवान के पास एक ऑप्शन थी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप से पहले कि या वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल सकते हैं या वो बिग बैश लीग खेल सकते हैं, दो जगह से उन्हें ऑफर थी, लेकिन उन्होंने बिग बैश लीग को प्रेफर किया। क्यों? क्योंकि वहां ज्यादा टफ कंडीशंस हैं, वहां चैलेंजिंग कंडीशंस हैं, वहां अपने आप को प्रूव करना ज्यादा एक मुश्किल होगा, और वहां जब अगर अपने आप को प्रूव करेंगे तो उसकी फिर हाईलाइट भी जो वो ज्यादा होगा, उसके बिल्कुल ठीक मार्क्स हो भी गया। जो अच्छा, आपको चूंकि ज्यादा हम मिलेंगे। तो रावलपिंडी मोहम्मद के रिजवान ने अल्फा बिग बैश को चूज किया। हम रावलपिंडीज की बात कर रहे हैं, मुश्तबा हसन ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मुश्तबा, आपने भी ज्वाइन किया। हम चूंकि रावलपिंडीज की बात करें, बतौर टीम बात करें, ठीक है चलिए जी, एक रिजवान है, रिजवान से नहीं हो रहा, होता है कभी इंसान से नहीं। बड़ा बड़ा बुरा सीजन बाबर आजम का भी गया है, PSL में ही बड़ा बुरा सीजन गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंटरनेशनल में वो डिफरेंट थे, लेकिन PSL उनकी अच्छी नहीं गई। हमने कराची से उन्हें खेलते देखा, दबाव में थे, नहीं गए। पेशावर ज़ल्मी के अर्ली सीजन में भी हमने देखा कि बाबर आजम ऊपर नीचे रही उनकी परफॉर्मेंसेज, लेकिन अब बाबर आजम निखर के सामने आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है, एज बढ़ी है, उन्हें प्रैक्टिकल चीज़ें समझ आ रही हैं। मुश्तबा, रावलपिंडीज क्या इशू रहा आपके नज़दीक? बहुत मुझे उम्मीद नहीं थी कि 8 के 8 मैचेस इस तरह से बिल्कुल विलिंग लेस गेम खेलेंगे, क्योंकि पूरी टीम की बात करूंगा मैं, सिर्फ रिजवान की तो चले कैप्टनसी पे करूंगा ही। डैरिल मिचेल वहां पर मौजूद हैं, बाकी प्लेयर्स वहां पर मौजूद हैं, सैम मौजूद है, बहुत, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्यों टीम क्लिक नहीं कर रही। सिनेरियो अगर देखें रावलपिंडीज का, तो वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ रहा है बाकी फ्रेंचाइज से। आप उनको तकरीबन 1.5 से 2 दिन मिले थे अपने आप को एक स्क्वाड बनाने के लिए, जो उन्होंने फिर बनाया, जो उनके मुमकिन तौर पे जो अच्छा एक बन सकता था उन्होंने उसको बनाया। फिर उसके बाद आप देखें कि अनफॉर्चुनेट उनके साथ इंसिडेंट हुए हैं कि पहले उनके जो फ्रेजर मैकगर्क है ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग प्लेयर जो एक्सप्लोसिव किस्म के हैं, जो 1 टू वॉच आउट थे PSL में, उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। उसके बाद फिर जमान खान इंजर्ड हो गए, नसीम शाह इंजर्ड हो गए, जलाद खान जो रिप्लेसमेंट पे आए थे नसीम शाह के, वो भी इंजर्ड हो गए। बैक टू बैक इतनी ज्यादा जब आपकी इंजरीज होंगी, आपके मेन खिलाड़ी जो है वो नहीं आ पाएंगे, तो स्क्वाड आपका जो है वो सेटल नहीं हो पाएगा। और प्लेइंग 11 हमने देखा है कि उनकी नहीं सेटल हो पाई। और देखिए, बात ये की जा रही है कि जी मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटा दें तो बेहतर रावलपिंडीज कर लेगी। मोहम्मद रिजवान के हवाले से मैं आपको यही बताता है कि उनकी इस तरह की पर्सनालिटी नहीं है कि वो अपने आप को पीछे कर लेंगे, वो हार मान जाएंगे, वो नहीं है। उन्होंने BPL पर BBL को इसीलिए चूज किया क्योंकि मुश्किल कंडीशंस थी। ही वांट्स टू फेस चैलेंजिंग कंडीशंस। वो इस तरह नहीं है कि वो अपने आप को, अगर टीम परफॉर्म नहीं कर रही ये तो तो इस बात का तो मैं गवाह हूं अरफा। जाएंगे। हमने उन्हें देखा कि डोमेस्टिक में जब उन्हें शुरू में कहा गया कि छक्का तो दूर की बात, चौका भी नहीं मारते, बड़ा स्लो खेलते हैं, उस टाइम से वो नंबर 1 T20 बैटर तक का सफर उन्होंने इख्तियार किया। ठीक है, वो फाइटर प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब प्लेयर का थोड़ा सा बुरा टाइम होता है, प्लेयर को अपने सोचने के लिए वक्त लेना चाहिए। वो 3-4 कंपोनेंट जिस पर हम बात कर सकते हैं, ऐसे क्या हो सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान जैसा अच्छा खिलाड़ी जिसको हम सपोर्ट
के लिए कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे आइडियाज़ कुछ फ्लोट किए जा सकें कि यार चले अगर सुन ले बात तो शायद उनके किसी काम आ जाए, क्योंकि हर आदमी लगा हुआ है तनकीद करने, उससे बेहतर है कोई पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव बात करें। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पर बड़ी डिटेल बात करते हैं। फिर खुशामदीद कहेंगे। मुश्तबा, रावलपिंडीज़ की बात हो रही है, बड़ा अच्छा अरफान ने सही बात कही कि अगर हम ये कहें कि सिर्फ रिजवान की गलती है तो ऐसे नहीं हो सकता। वहाँ पे इंजमाम उल हक बैठे हैं, राशिद लतीफ़ बैठे हैं, बड़े बड़े जहन सारे वहीं पर बैठे हुए हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सारे मिलकर अगर ये कहें कि यार कैप्टनसी की गलती है, ठीक है होगी, कैप्टन बहुत सारी चीज़ों में समझ नहीं आती, उसको 60% चले होगी, लेकिन 40% बाकी टीम भी तो है, खाली एक खिलाड़ी तो नहीं खेल रहा। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं विंडीज की तो रिजवान की गलती ठीक है, वो बतौर कप्तान उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस चीज़ की कि 100% जिम्मेदारी जो है बतौर कप्तान मोहम्मद रिजवान की बनती है। एक तो कप्तानी, दूसरा उसकी अपनी जो बैटिंग परफॉर्मेंस है उससे पिंडी की टीम जो है काफी प्रेशर में नजर आई है। अपनी जब तक आप अपनी ओपनिंग स्लॉट की जगह किसी और नौजवान लड़के को या किसी ऐसे लड़के को नहीं देते जो परफॉर्म करे, स्कोर करे, आके पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल करे, तो तब तक मैं कहूंगा कि मोहम्मद रिजवान की 90% गलती है। ठीक है, वहाँ पे इंतजाम भी है, राशिद लतीफ जैसा आपने नाम लिया, लेकिन ये लोग जो है पाकिस्तान क्रिकेट सर्कल के साथ पहले भी मौजूद रहे, तब भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यही हालात रहते थे कि इनको पाकिस्तान क्रिकेट से लेना कुछ नहीं है, इनको बस अपना वो फ्रेंचाइज में बैठे हुए मजे से देखे, वहाँ की बॉडी लैंग्वेज आप देखे तो बिल्कुल नजर नहीं आता कि वो किसी टीम के साथ इस वक्त इन्वॉल्व है। राशिद लतीफ की हम बात करते तो बिल्कुल वही इस तरह का सैरियो हम देखते थे, वो रिव्यू रिचर्डसन होते थे, वो कोयटा के साथ किस तरह इंगेज होते थे टीम के साथ, वो हर छक्के चौके पे टीम को सेलिब्रेट भी करते थे, विकेट लेने पे सेलिब्रेट करते थे, नौजवान खिलाड़ियों के साथ वो एंजॉय करते थे। तो ये उस तरह की चीज हमने इंतजाम और राशिद लतीफ या बाकी जो दीगर वहाँ पे पाकिस्तानी जो फ्रेंचाइज के लोग मौजूद हैं पिंडी के, वो उस तरह नहीं ले रहे उस तरह को। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान को थोड़ी सी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी यहाँ पे। एक तो पहले अपनी 8 मैच आप आ चुके हैं, अब 2 मैच आपके पास, आप आगे जा नहीं सकते, आप टेस्ट करें, अपने टीम को ट्राई करें, चले ये जो एक शिकस्तों का सिलसिला है इसको तोड़ दें और किसी पोजीशन बैटिंग पोजीशन अपनी बैटिंग पोजीशन चेंज कर ले, नीचे आके बैटिंग कर ले अगर आपने बैटिंग करनी है और कप्तानी करनी है। नहीं तो कोई और नौजवान लड़के हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। देखिए मोहम्मद रिजवान अब किसी भी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुस्तकबिल नहीं आते टी20 में नजर मुझे। तो अब आप किसी ऐसे लड़कों को मौका दें जो पाकिस्तान क्रिकेट के कल को जिन्होंने रिप्रेजेंट करना है। पिंडी की पूरी टीम में अच्छे लड़के वहाँ पे मौजूद, ऐसा नहीं है कि पिंडी की टीम में कोई नौजवान लड़के जो परफॉर्म नहीं कर सकते, अगर उनको मौका दिए जाए, लड़कों को मौका देंगे तो वो परफॉर्म करेंगे। शामिल हुसैन की बड़ी एग्जाम्पल है, उसको नीचे खेला गया था, फिर उसको वापस अपनी पोजीशन पे लाया, तो कितनी अच्छी खेली। यासिर खान हो गए, मोहम्मद फारूक हो गए, समीर मिनास हो गए, कई ऐसे नाम है दूसरी टीमों में, तो जो जहाँ जिसकी जो पोजीशन है वहाँ पे उनको खिलाते हैं तो वो परफॉर्म भी करते हैं। अब रिजवान देखे T20 में ठीक है, उनका जो एक दौर था, कैरियर था, बड़ा अच्छा कैरियर था, इस तरह उन्होंने खत्म किया, मेरे ख्याल से इस तरह होना नहीं चाहिए था। मोहम्मद रिजवान नो डाउट 2021-22 का जो उनका दौर था वो पीक दौर था। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों को मैं अगर कहूँ तो उस वक्त उनका पीक दौर था, उसके बाद क्रिकेट चेंज हुई है। नहीं देखिए मैं मुश्तबा एक चीज़ बाबर को देख लें, बाबर के साथ असल में ना कुछ तनकीद का बड़ा हाथ है, गैर ज़रूरी तनकीद का, अच्छा लगे बुरा लगे। हमारा मीडिया भी, मैं उस दिन सवाल सुना, मुझे बड़ा दुख हुआ, वो कराची में उनसे सवाल हुआ आप रिटायर, ये क्या बात है यार, आप कौन होते हैं कहने वाले कि रिटायर हो जाए खिलाड़ी को, ये हम थोड़ी डिसाइड करेंगे, ये तो खिलाड़ी का काम है, हमारा काम ही नहीं, हमारी डोमेन ही नहीं है। दूसरी बात ज़रा फहद, रावलपिंडी आपके नज़दीक जो बड़े इशूज़ क्या हैं ऐसे कि रावलपिंडी सारे मैच हार गई, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं इस टीम से। आपके सामने है, उस दिन भी इस पे बात कर चुका हूँ मैं रावलपिंडी पे कि इतने बड़े बेंच की अव्वल तो जरूरत नहीं होती है क्रिकेट में। आई डोंट नो इतना ज्यादा इन्होंने क्यों इस तरह कर दी है, और ये एक्सपेंडिचर कहाँ से पूरे करते हैं। मतलब पूरी बारात बैठी होती है, ऐसे लगता है जलसा हो रहा है बाहर। हमारे वक्त में एक बंदा होता था और वही काफी होता था, उसी से हम सारे डरते थे। और जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट 90s की है वो आपके सामने है। आज हम सारे 90s वाले ही हैं ना जो टीवी पे बैठे हुए हैं, कई कोच हैं, कई मेंटोर्स हैं, ये सब 90s वाले हैं। अरसलान भाई एक बंदा होता था, उसी से हम इतना डरते थे। जब शाम को होटल में आना है, अपने कमरों में होना है, तब भी उसका डर होना है। मतलब डर इन अ सेंस कि वो हमें कोड़े थोड़ी मारता था, रिस्पेक्ट का लेवल था। अब रिस्पेक्ट का लेवल ही नहीं है। अब तो ये मतलब ब्रॉयलर चिकन नहीं होता है, ये वो वाले स्टार्स हैं जो फौरन ऐसे बने हैं और ऐसे ही करके आपके सामने खत्म हो जाते हैं, इसलिए कि ये रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये सुनते नहीं हैं। अब मुझे आप एक बात बताएं,
और कौन सा कोचिंग स्टाफ चाहिए किसी एक टीम को जो पिंडी का बाहर बैठा हुआ है? कौन सिखाएगा? और मैं उस कोचिंग स्टाफ पे भी वैसे हैरान हूं कि यार आप लोग किस चीज की सैलरीज ले रहे हो कि चलो ऐसा क्या हो गया, एक मैच भी नहीं जीत पा रहे हो? कोई सियासत चल रही है आपकी टीम में, क्या हो रहा है? अच्छा, होता क्या है, जितने फ्रेंचाइजीज हैं इनका क्रिकेट से तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो पैसा बनाने के लिए टीम खरीदते हैं। ये जब मार खाते हैं 1 2 3 सीजन, तब इनको थोड़ा सा आइडिया होता है। लाइक लाहौर कलंदर का आप स्टार्ट देख लें, उनको टीम बनाने में कितना टाइम लगा कि यार ये जज करना कि किसको मैनेजमेंट में रखना है, कौन कोच होगा, कौन अच्छा। फिर प्लेयर पिकिंग जो होती है ना, जब प्लेयर्स की बिड हो रही होती है, वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग तो अच्छा कॉम्बिनेशन बना जाते हैं। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये मुल्तान सुल्तान जो है, ये पहले आपको पता है सियालकोट की टीम बनी थी, ठीक है? इसमें मैं कामिल अली खान को क्रेडिट दूंगा, ये सारी टीम तो उस बंदे ने बनाई थी। बाद में तो उन लोगों का डिस्प्यूट बन गया, वो साइड पे हो गया, लेकिन ये सारा कॉम्बिनेशन उस बंदे ने बना के दिया था उनको। तो इससे पता क्या चलता है कि यार जरूरी नहीं है कि बाहर क्रिकेटर जो है वो बहुत बड़ा नाम बैठा हो। जरूरी ये है कि बाहर वो बैठा हो जिसको क्रिकेट का पता हो। देखिए, क्रिकेट खेलना और क्रिकेट खिलाना, जिसको मैन मैनेजमेंट कहते हैं, वो हर क्रिकेटर के बस की बात नहीं होती है। हमने सिर्फ तख्तियां लगाई नहीं है बाहर कि जी ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है। उन सब के बैठने से जो अंदर आपकी पटाई कर रहा होता है ना बैट्समैन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर कौन बैठा हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट क्रिकेट एक्चुअली। अच्छा जी, मैं अब इस पे आता हूँ। अरफा, क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जो सजेस्ट की जा सकती है रिजवान? जैसे कि मैं समझता हूँ कुछ बेसिक्स हैं, रिजवान को अपनी बेसिक पे वापस जाना चाहिए, डोमेस्टिक जाए, तजर्बात करें। दूसरा, नेट प्रैक्टिस को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दें, चूँकि नेट में आप अपनी खोई हुई फॉर्म को गे। तीसरा, थोड़ा कैप्टेंसी के दौर से बाहर निकले, फ्रेश माइंड करें और कुछ पॉजिटिव लोगों के साथ अपना टाइम गुजारें, और मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है। देखिए, मोहम्मद रिजवान के बारे में ये तो आप नहीं कह सकते कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। वो इस तरह के प्लेयर हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट तो क्या, वो अपने क्लब क्रिकेट भी नहीं छोड़ते। इंटरनेशनल टूर भी करके आते हैं तो एक दिन का रेस्ट लेकर अगले दिन वो जो है अपने क्लब में होते हैं, और अपनी क्लब क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, नो मैटर व्हाट है वो फॉर्मेट, वो हर डोमेस्टिक या क्लब की हर फॉर्मेट को हर सतह पर इज्जत भी देते हैं और वो खेलते भी हैं। उनकी सिर्फ थोड़ा सा मसला ये है कि देखिए, जो पीक होता है और जो डिप होता है, ये पार्ट ऑफ कैरियर होता है। बिल्कुल। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर उसका डिप आ गया तो बस आप जो है रिटायरमेंट के ही उससे मुतालबा करना शुरू कर दें। इस उम्र में या इस स्टेज ऑफ कैरियर में आप अपनी टेक्निक तब्दील नहीं कर सकते हैं। रिजवान इज नॉट अ टेक्निकल प्लेयर, ही इज एन हार्ड वर्किंग प्लेयर। उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी परफॉर्मेंस दी है। वो कोई टेक्निकली स्ट्रॉन्ग या बुकिश किस्म के खिलाड़ी नहीं है। उनको सिर्फ फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, और फाइन ट्यूनिंग उनका कोई एक जो सबसे करीबी उनका कोच हो या प्लेयर हो या जिससे भी वो ज्यादा एक्सप्रेसिव हो, वो उनके साथ बात करें, उनके साथ वो अपना जो प्रॉब्लम है वो शेयर करें। सिर्फ उनकी एक बात सुनने। ऐसा नहीं कि जो बाबर आजम ने गलती की थी कि हेड कोच कुछ कह रहे हैं, सिलेक्टर कुछ कह रहे हैं, एनसीए कोचेस जो वो कुछ कह रहे हैं, उनका अपना कोच जो वो कुछ कह रहे हैं, उसका क्या नतीजा हुआ कि 2 3 साल बाबर आजम के बुरे गुजरे। लेकिन अब रिसेंटली उन्होंने जब अपनी जो पुरानी टेक्निक थी उस पर काम किया, उसी रात दिन के वो चौके छक्के या टुल्लेबाजी पर जाते उन्होंने अपनी नेचुरल टेक्निक के साथ खेला। पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंस जो वो सबके सामने है। तो इट्स नॉट कि मोहम्मद रिजवान का करियर एंड हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह नहीं होता कि उनका उम्र जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है तो बस वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नहीं है। मैं अब समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के जो T20 फॉर्मेट है, अभी भी मोहम्मद रिजवान की उसमें जगह बनती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो यंगस्टर हैं, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद आरिस, उस्मान खान, आजम खान, क्या परफॉर्मेंस रही है इनकी। रिजवान को तो अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद एज ए कैप्टन T20 से ड्रॉप किया था, लेकिन मोहम्मद हारिस, ख्वाजा नाफे, आजम खान, उस्मान खान, इनको जो लाइन की क्या परफॉर्मेंस रही है, इनकी तो कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। तो आई रियली थिंक आई कैन बिलीव ऑन मोहम्मद रिजवान के जितने वो हार्ड वर्किंग है, वो अपनी सिर्फ फाइन ट्यूनिंग करेंगे तो इट्स नॉट ओनली के पीएसएल या डोमेस्टिक क्रिकेट, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 फॉर्मेट में ही कम बैक कर सकते हैं। बेहतरीन बात है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, जरा हम बात करेंगे पॉइंट टेबल को लेकर भी जरा बात करेंगे। हैदराबाद किंग्समैन ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, शुरू के मैचेस हारे, बाद में उन्होंने काफ़ी खुलकर गेम को खेला और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से खुद को मोल्ड किया उस गेम के हवाले से। वही कैप्टन है,
लेकिन कॉम्बिनेशंस ट्राई किए, ये बहुत ज़रूरी है। कराची किंग्स बिल्कुल हार मान गई, क्यों ऐसा हुआ? लाहौर कलंदर में कोई बहुत बड़ा परफॉर्मर दिख नहीं रहा है, वो टीम पुराने ही सेटअप के साथ चल रही है, लेकिन कल का मैच अगर कोयटा ग्लैडिएटर से वो ना जीते होते तो आज एक नई मुश्किल में पड़े होते। तो हम ज़रा कोयटा ग्लैडिएटर पर भी बात करेंगे, बाकी टीम्स पर भी। पेशावर ज़ल्मी तो वैसे ही क्वालिफाई कर गई है अगले राउंड के लिए, तो कोई मसला ही नहीं है उनके लिए और बहुत अच्छे से वो खेल रहे हैं। वापस आते हैं ब्रेक से, बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा मुश्तबा, कुछ चीज़ें हैं हम देख रहे हैं, कुछ टीम्स हैं उन्होंने बाउंस बैक किया। हैदराबाद की मैं बात कर लूँ, कराची पहले तो बड़ा अच्छा खेले, लाहौर भी पहले बहुत अच्छा खेले, और पता नहीं क्या हुआ जब कराची लग गई तो दोनों टीम्स का पट्टा बैठ गया, जीत उनसे कुछों दूर नज़र आने लगी और हालात उनके भी मुझे, हालांकि लाहौर वही टीम है जिसका कॉम्बिनेशन कमो बेशी चेंज होता है। अब्दुल्ला शफीक भी वही हैं, हारिस शाहीन भी वही हैं, सिकंदर भी वही हैं, फ़खर भी वही हैं, और उनके ओपनर में कभी नईम आ जाते हैं, कभी फारूक आ जाते हैं और कभी कोई, लेकिन कमो बेशी को बड़ा नाम वो लेते हैं, बड़े नाम पे इतना रिलाई नहीं करते हैं क्योंकि उनकी बॉलिंग अच्छी रही है। और मुझे नहीं पता उसामा मीर की पिक क्यों है, क्या है, वो मैं ज़रा उस पर और भी बात कर सकते हैं हम, लेकिन क्या वजह है कि लाहौर जो है वो अपनी बॉलिंग के पेस के बलबूते पे भी नहीं जीत पा रही, और बैटिंग में अगर फ़खर ना चलते कल, अगर सेंचुरी ना करते तो 200 तो दरकिनार बहुत कम स्कोर होता उनका। शामिल ने 50 की लेकिन वो उनके काम नहीं आई। बिल्कुल, अगर हम हैदराबाद की बात करें तो जबरदस्त कमबैक है, पहले कई मैच हारे। वही बात है कि जैसे पिंडी नई टीम थी, इस तरह हैदराबाद भी नई टीम थी, कॉम्बिनेशन बनने में थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन अच्छी चीज ये थी कि वहां पे एक ऑस्ट्रेलियन कैप्टन थे जिन्होंने पूरी टीम को टूर्नामेंट के खत्म होने से पहले, टूर्नामेंट बाहर होने से पहले उन्होंने अपनी टीम को दोबारा से जोड़ा और एक अच्छा कॉम्बिनेशन करा। मैक्सवेल के आने से उनको काफी उनको जो कॉम्बिनेशन है उसमें काफी फायदा हुआ। और अगर हम बात करते हैं लाहौर के अंदर की बॉलिंग का, अब आप देखें तो अफरीदी, हारिस लोग वो बॉलर थे जो पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेले हैं, और वहां पे भी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कोई ज्यादा अच्छी नहीं। हारिस लोग की खासतौर पर मैं बात करूंगा, कई मैचेस जो है उन्होंने 4 ओवर के बॉलर नहीं था, वो 2-3 ओवर करते हैं। ये तो उनकी खुशकिस्मती है, पिछले मैच उन्होंने 4 ओवर का पूरे कोटा पूरा कराया और 3 विकेट, लेकिन जो उनकी रन देने की औसत है वो काफी ज्यादा है, तकरीबन 43 रन पिछले मैच में भी दिए। उससे पहले भी अगर देखा जाए तो उनकी इकोनॉमी जो है, बॉलिंग इकोनॉमी, वो 9 के पास रही है। तो ये चीजें जब लाहौर कलंदर को देखें, लाहौर कलंदर की खुशकिस्मती है कि इनके पास फ़खर जमान जैसा ओपनिंग बैट्समैन है जो उनको ओपन में आके इतना ज्यादा रन कर जाता है, पहले के पास इतना टोटल होता है कि वो डिफेंड कर दे। अब अगर हम बात करते हैं मोहम्मद नईम, मोहम्मद फारूक, उनके पास दोनों जो ऐसे यंगस्टर नौजवान प्लेयर, दोनों अपनी जब उनको मौका मिलता है तो वो परफॉर्म कहीं ना कहीं करते हैं। मोहम्मद नईम का पिछला सीजन भी बड़ा अच्छा किया था, इस बार भी जब उसको मौका, उसने ऊपर नीचे कहीं ना कहीं परफॉर्म करता रहा। मोहम्मद फारूक ने भी, हमने एक मैच में देखा कि अच्छी पाकिस्तान के साथ बड़ी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप लगी थी, वो पार्टनरशिप थी। बाकी ये डीपी टीमों की हम बात करते हैं, जैसे हम कोयटा की बात करें, कोयटा मसला यही है, जैसे सेम जवान जो है वो अपनी ओपनिंग स्लॉट छोड़ नहीं रहे, जिस तरह के वो कैलिबर के प्लेयर है, वो T20 फॉर्मेट, वो तो लंबे फॉर्मेट के प्लेयर है। फिर जब आप पावर प्ले में 6 ओवर में 30-40-50 रन बनाएंगे, जबकि दीगर टीम को मुआवजा करें तो वहां पे 6 ओवर में 70-80-90 स्कोर बनता है। तो जब T20 इतना चेंज हो गया, आपको 200 आपके जेन में होना चाहिए टोटल। उस मौके पर अगर आप सोच लीजिए, जैसे कप्तान जो इस फॉर्मेट के हमारे ना फ्यूचर है ना उनकी वाली जो जिसके कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज है वो है, उसके बावजूद रनिंग कर रहे हैं और ओपनिंग कर रहे हैं, तो वो उनकी अपनी टीम पर प्रेशर डाल रही है। उनकी बाकी प्लेयर चले शामिल हुसैन अच्छी नहीं खेल लेते हैं, लेकिन जब आपके दूसरे एंड बिल्कुल डेड हो जाता है, वहाँ पे रन बॉल स्कोर बनना होता है, या एटलीस्ट रन बॉल नहीं तो चलते, इस तरह स्कोर नहीं बना जिस तरह T20 की डिमांड है आजकल की। 2 रन आपका हदफ में क्या आपने दोस्त। हाँ, थोड़ा हमारे यंगस्टर में एक चीज़ की कमी आ रही है कि 50 करते हैं, 100 की तरफ नहीं जा पाते। समीर मिनाज को देखें, वो पूरी इनिंग ले रहा है, वो फिनिशिंग की तरफ जा रहा है, काफ़ी डिफरेंस है। मास सदाकत में शामिल हुसैन जो अच्छे अभी खेल रहे हैं, शाहजेब को भी एक ही मैच में मौका मिला तो हमने देखा, उस बेचारे को तो खैर मौका भी ठीक से, लेकिन अभी तक ये यंगस्टर में समीर बहुत कॉन्फिडेंट और एक कंप्लीट बैटर नज़र आ रहे हैं। लाहौर कलंदर, फहद क्या हुआ लाहौर के साथ? ऐसा हम देख रहे हैं, बड़ी घिस घिस के आगे बढ़ना होता है ना, उस तरह आगे बढ़ी, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता। फिर कोयटा, मुझे लगता है कोयटा में जो पुराने ताल्लुकात हैं ना वो उनके लिए मुश्किल डाल रहे हैं। ये देखिए ना, लाहौर के अंदर ये सीन हुआ है कि अब फ़खर जमान का बल्ला चल रहा है, और जो मैच विनर होता है, जिस तरह फ़खर है, जो ग्रेट प्लेयर होते हैं, वो जो जब फॉर्म में आता है, जिस तरह बाबर फॉर्म में आया हुआ है, तो फिर उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अकेले ही मैच को लेके चले जाते हैं। अब कल के मैच में अब फ़खर की परफॉर्मेंस देखें, अदरवाइज तो मुझे और किसी की ऐसी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई है। मतलब सिंगल हैंडेडली उसने मैच जीत के दिया है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर यही फॉर्म कंटिन्यू रही तो
आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कि शायद फाइनल्स तक लाहौर क्वालिफाई करे, और लाहौर को क्वालिफाई करना चाहिए, इसलिए कि लाहौर के अंदर ही मैचेस हो रहे हैं। अगर लाहौर की टीम ही ऊपर नहीं आएगी तो वो बिल्कुल भी जो एक थ्रिल होता है टूर्नामेंट के जो फाइनल्स या प्ले ऑफ्स के अंदर, वो नहीं आ पाएगा। और मुझे उम्मीद है, अल्लाह करे कि ऑडियंस को इजाजत दी जाए जो प्ले ऑफ्स होंगे, और उसके अंदर लाहौर की टीम भी होनी चाहिए, ताकि लाहौर की आवाम का इंटरेस्ट बनेगा, अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। लाहौर की बॉलिंग पर थोड़ा सा आपका कमेंट चाहिए, ऐसा क्या कर रहे हैं लाहौर अपनी बॉलिंग में कि मुझे उनमें मुस्तकिल मिजाजी नजर नहीं आ रही, हालांकि बॉलिंग सेटअप बहुत अच्छा है उनका। लाहौर का जी जी बॉलिंग जो है ना, एक्चुअली उनकी उस तरह से क्लिक नहीं कर पा रही, क्योंकि कुछ मैचेस में आपने देखा होगा कि बैटिंग नहीं क्लिक की और वो जल्दी आउट हो गए हैं, और उसके अंदर फिर बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी आपका डिस्टर्ब हो जाता है जब आपने छोटे छोटे टोटल्स को प्रोटेक्ट करना होता है। तो उस वजह से आई थिंक, अदरवाइज मतलब बॉलर्स तो काफी ज्यादा है। अगर आप ऑन पेपर देखें तो लाहौर की जो बॉलिंग है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है। जिन्होंने प्रीवियसली इतनी परफॉर्मेंस से, शाहीन खुद है, राउफ है, सिकंदर रजा है, मतलब स्क्वाड तो उनका बड़ा अच्छा है। मेरे नजदीक तो अभी भी मैं समझता हूं कि लाहौर हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन टू विन दिस टूर्नामेंट। ओके। अच्छा अरफा, हैदराबाद ने बाउंस बैक किया आपने देखा, और बहुत अच्छा किया, बड़े ज़बरदस्त तगड़े तरीके से कॉम्बिनेशन थोड़े से चेंज किए उन्होंने, ओपन में और मिडल ऑर्डर में उन्होंने काफ़ी चेंजिंग करके तो मामलात को बेहतर कर दिया। दूसरी तरफ कोयटा ग्लैडिएटर, क्या आप तो फॉलो कर रहे हैं बड़े लंबे अरसे से, आप नहीं समझते कि कुछ पुराने ताल्लुकात जो हैं वो उन पर भारी पड़े? अगर सऊद शकील को कैरी करना है तो बस उन्होंने बगैर किसी वजह के कैरी करना है, सरफराज को कैरी किया तो बगैर किसी वजह के कहकर कैरी किया कि जी आखिर तक जब तक रहेगा सरफराज। शुरू के 4 सीजन, पिछले 10 सीजन में कोयटा ग्लैडिएटर डिफरेंट थी, आखिर के 6 सीजन कोयटा ग्लैडिएटर कहीं दिखती ही नहीं थी। देखिए, कोयटा ग्लैडिएटर्स ना ऐसी टीम रही है जिसने अपने पहले सीजन से लेकर अपने 11वें सीजन तक कोई ज्यादा खास अपने कोर में तब्दीलियां नहीं की। वो काफी नीचे भी पॉइंट्स टेबल पे रहे, कई बार लगातार रहे, चैंपियन टीम भी रही, लेकिन उन्होंने कोई खास चेंजेस नहीं की। अब फ्रेंचाइजीज जो है वो एक प्राइवेट एंटिटी हैं, उनको कहना है कि आप अपनी मैनेजमेंट तब्दील कर लें या अपने जो कोर प्लेयर्स हैं उनको तब्दील कर लें, शायद वो उन पर फर्क भी ना पड़े। लेकिन अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स का आप स्ट्रक्चर देखें ना, तो उनका सारा जो है वो अपने पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से आता है। जो नदीम उमर जी साहब जो बिल्कुल। ओनर हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के भी, वो उसको हेड करते हैं, वहीं के खिलाड़ियों को ज्यादा पिक करते हैं, कराची के प्लेयर्स के अराउंड ही अपनी जो वो टीम बनाते हैं। तो थोड़ा सा बेशक उनमें बहुत ज्यादा बैक टू बैक जो है वो लॉसेस का भी जो वो सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि गुज़श्ता साल भी, आप पिछले 2-3 साल देखें, इवन के सरफराज की कप्तानी में भी उन्होंने कोई खास चेंजेस नहीं की। तो इसका मतलब है कि वो एक अपना उन्होंने विजन जो है वो ब्रॉड नहीं किया, वो एक ही विजन के साथ चल रहे हैं, बेशक उसमें हार हो या जीत हो, उसमें वो तब्दीलियां नहीं करना चाह रहे। इसका मतलब ये बात ठीक है मुस्तफा के पुराने जो ताल्लुकात है, मैं जिसका जिक्र कर रहा था वो अरफा ने बोल ही दिया, उस क्लब का भी जिक्र कर दिया। पुराने ताल्लुकात मुश्किलात डालते हैं, आपको थोड़ा इससे निकलना पड़ता है। सोच दे कि रायले रोसो है तो बस खेले जा रहा है। मुस्तफा हो गए इस तरह की, अगर उनकी पूरी टीम, वो पुराना जो कॉम्बिनेशन है वही बरकरार है। बड़ी मुस्तकिल में एक चेंजेस बहुत कम, जब पिछले 4-5 एडिशन देखते हैं के बाद तो शकील कप्तान थे, रेलवे रोसी, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी अभी भी उस तरह की नहीं है जिस तरह की अंडर सरफराज अहमद कैप्टन थी। तो सरफराज अहमद की कप्तानी में देखा कि कोयटा बिल्कुल एक डिफरेंट टीम नजर आती थी। अब क्योंकि शकील है, देखें जो भी प्लेयर, जब तक आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं ढूंढेंगे तो फिर मेरे ख्याल से मुश्किलात तो आएंगी आपको। रेली रोसो का जो कैरियर है वो अब देखते हैं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी इस तरह, चले वो परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें नो डाउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन वो एक क्रिकेटर वाला उनका बॉडी लैंग्वेज नहीं है। उस तरह सोच शकील को देख ले, लंबे फॉर्मेट के प्लेयर, जब आप T20 उसको कप्तान बनाएंगे तो जबरदस्ती कप्तान बनाएंगे, पूरा साल वो खेलेगा, वनडे खेलेगा, टेस्ट खेलेगा, जब यकदम से PSL में आएगा तो वो यकदम से अपने आप को, सही बात है, कुछ प्लेयर्स की डिक्लाइनिंग फॉर्म है लेकिन उनके साथ स्टिक रहना। चले हम जरा बात करते रहेंगे इस पर। बहुत शुक्रिया अरफा फिरोजा की, थैंक यू सो मच। मुश्तबा हसन आपका बहुत शुक्रिया। फाद लियाकत साहब थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।